Okay, so am I audible? Yes, sir. Okay. So in the last lecture we have discussed about the accuracy and precision. So in this lecture we will discuss about the presentation of data. Once we have collected the data, now the second thing, how we can represent our data in a very informative way. So there are various type of methods that we can perform for the representation of data. So basically these methods may be categorized in a three types. First is a numerical representation of data. Second one is a graphical representation of data. Third one is the mathematical representation of data. So in the case of numerical presentation of data, we may make certain tables. So there are three types of table representation. This is a simple table. Then the frequency distribution table, simple one, and the complex one, frequency distribution table. सो वी विल लर्न कि कैसे इसको बनाते हैं. ठीक है, सिंपल टेबल बनाना तो आप लोगों ने सबको आता ही होगा. सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर्स और यू कैन से द फैक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर यू विल पुट द डाटा और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, सो ये हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे. सो यू विल गेट क्लियर कट आइडिया अबाउट द different no factors or different types of elements that may use for the creation of these type of tables. ठीक है, then the graphical representation. So on the basis of data types you may select different type of graphical representation like bar graph, line graph, pie chart. ठीक है, and histogram. So and then the clustered plot, a lot number of plots are there. So on the basis of data or demands of your that particular project you may select कि किस टाइप का ग्राफ you may use for the that particular data. So basically जो line graph, bar graph और pie chart हैं, these are basically most frequently used type of graphical representation and the histogram. सो इनको हम बनाने का तरीका, इनके यूज़, किस टाइप के डाटा के लिए हम किस तरीके के चार्ट को यूज़ कर सकते हैं और हाउ वी कैन प्लॉट इन एक्सेल पे हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये देखेंगे बेसिक आइडिया इनका. देन अनदर वन इज मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन. सो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन में हम सेंट्रल टेंडेंसी मींस मीन मीडियन मोड निकाल के उसको डिपिक्ट कर सकते हैं. एंड द डिस्पर्सन में एसडी, स्टैंडर्ड एरर, ये सब हम निकाल के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ. सो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, हाउ वी मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अमंग द वेरियस कैटेगरीज इज टर्म एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास डाटा है और उसमें हर एक कैटेगरी में कितने एलिमेंट्स उसके साथ अलाइन कर रहे हैं. सो वी मे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, how the elements are distributed, the frequency of elements among the different categories, how it is distributed. So this is basically the frequency or distribution. Frequency distribution is an orderly arrangement of data classified according to the magnitudes of observation. ठीक है सर. हाँ जी. सर आप प्रेजेंट कर रहे हो क्या स्लाइड्स? ओह सॉरी जस्ट अ मिनट. आई थिंक now it is visible. Yes, sir. So ये सर अब जो तीनों, चली गई वो एक बार दिखा दो. हाँ यही है, यही हमने डिस्कस करी थी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की. देयर इज ए न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन जिसमें टेबुलर आएगा, देन सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, देन द ग्राफिकल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम. इसके अलावा भी काफ़ी तरीके से हो सकते हैं, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज हो रहे हैं दीज आर द बाई दैट पाई चार्ट, लाइन ग्राफ एंड
बार चार्ट और हिस्टोग्राम भी यूज होता है, ठीक है। देन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में एज आई टोल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। सो दिस बेसिकली कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन के जो भी वे हैं, दिस इज द क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में बनाई होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इन दैट टेबल वी आर जस्ट अरेंजिंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा और कितना डाटा किस क्लास के अंदर आ रहा है, ठीक है। देर आर सर्टेन क्लासेस और वी कैन से सर्टेन इंटरवल्स, और अंडर दीज इंटरवल्स हाउ द डाटा इज aligning, ठीक है। so this is basically the frequency distribution table. So when the data are grouped into the classes of appropriate size indicating the number of observation in each class, we get a frequency distribution, ठीक है। so इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से। सपोज वी हैव नॉट 20 होम्स और उन 20 घरों का हमारे पास डाटा है, एंड द डाटा इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर इन ईच होम। सो उस तरीके से वी कैन क्लासीफाइड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक जो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और मिनिमम 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से वी कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और उसकी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे कि 0 कितने घरों में है, तो 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल। एक बच्चा कितने घरों में है, सो दिस इज 6। सो ये टेलीग्राफ आपने बनाए होंगे पहले 10th में, बट इसका भी ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। हमें फ्रीक्वेंसी बस कैलकुलेट करके इस तरीके से वी कैन ड्रॉ ए सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सो ये तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं दिमाग लगाने का काम, बट इस तरीके से बनाई जाती है, आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। सो ये तरीके की टेबल को बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, है ना। टेबल तो सबको बनाना आता है बट नाम भूल जाते हैं। सो द सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो फर्स्ट है वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स में कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, और जो भी हमारी कैटेगरीज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज। सो टोटल से जो भी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डेंस परसेंटेज होगा, सो उस तरीके से यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज। सो सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल्स में वी हैव वेरिएबल्स, देयर फ्रीक्वेंसीज एंड देयर परसेंटेज। ये तीन हम कंपोनेंट्स भी में एड इन अ सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सो आपको अगर एक डाटा दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए इसकी, सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि आपका लोअर रेंज ऑफ डाटा क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ डाटा क्या है। सो आइदर यू में डायरेक्टली पुट द डाटा की वैल्यू, अदरवाइज यू में ऑल्सो क्लासिफाइड डाटा इनटू द इंटरवल्स लाइक 0 to 5, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रुप हो, ठीक है, 5 to 10, इस तरीके से यू कैन क्लासीफाई द इंटरवल्स, डाटा के इंटरवल्स बना सकते हैं, एंड देन पुट द फ्रीक्वेंसी की इस इंटरवल्स के अंदर कितना डाटा आ रहा है, इस इंटरवल्स के अंदर कितना डाटा आ रहा है, और टोटल से डिवाइड करके पर्टिकुलर को यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। सो इस तरीके से यू मे क्रिएट अ सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सो इसका एक दो मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा, सो यू कैन क्रिएट दैट सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, आप बना के उसका अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन अनदर एग्जाम्पल्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 पेशेंट्स एट अ सर्जिकल डिपार्टमेंट ऑफ सिविल हॉस्पिटल इन ए मंथ अकॉर्डिंग टू देयर ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए बेसिकली, अगर हम आपके बायोलॉजिकल कंसर्न में करें। सो दिस में बी ए टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल्स कि सपोज एक हॉस्पिटल का हमने 50 पेशेंट्स का डाटा है, एंड दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। सो वी में अरेंज द हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल कमिंग इन दैट पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप। सो इस तरीके से ए बी और O, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। सो इसके बेसिस पे यू कैन मेक सर्टेन कंक्लूजन्स कि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू द बी ब्लड ग्रुप, है ना। लीस्ट परसेंटेज है वो आपका AB का है, ठीक है। इस तरीके से यू कैन ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन। देन देर इज इन अदर एग्जाम्पल कि अगर उन्हीं का हम एज का भी नोट कर रहे हैं, सो वी कैन ऑल्सो टेक अ कैटेगरी वाइज एज का हमने कैटेगरीज ले ली। सपोज वो जो हमारे पास 50% का डाटा होगा उसमें कोई लेस देन
20 वाला पर्सन नहीं है, सो दैट वी आर स्टार्टिंग अवर डाटा फ्रॉम 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 प्लस, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पीपल्स बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर इंटरवल, और उसका आपने परसेंटेज निकाल के लिख दिया। इतना तो सबको हो जाएगा ना, परसेंटेज निकालना सबको आता है ना, कि नहीं आता है? ये 24 कैसे आया? हेलो, So 12 people out of 50, then 24 will be out of 100. मीन्स इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट कि जो भी हमारी ये है ना, जब आपको अभी तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, जब यहाँ पे नंबर नो सिंपल नहीं होते तो सिंपल इसको इससे डिवाइड कर देना टोटल नंबर से और इंटू 100 कर देना। दिस इज ए फॉर्मूला बेसिक है ना। सपोज यहाँ पे अभी 50 है तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि 100 पे 24 हो जाएंगे तो 24%। अब यहाँ पे 56 हो जाता है तो आपको 12/56 इंटू 100 कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज में वैल्यू है। सो ये जो ईच इंडिविजुअल का हम टोटल से डिवाइड करते इंटू 100 कर देते। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज, है ना। कोई भी परसेंटेज निकालते, आप अपने मार्क्स का भी परसेंटेज निकालते तो जो भी मार्क्स आए हैं उसको टोटल से डिवाइड करके इंटू 100 करते ना। सो वही यहाँ पे आपका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, परसेंटेज का। नाउ द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी टेबल। अब कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी टेबल्स नथिंग बट एलोबरेशन ऑफ, हम उसको और अच्छे से एलोबरेट कर देते हैं सिंपल को। सो हियर यू हैव सर्टेन फैक्टर्स, उसके आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ठीक है। सपोज यू हैव एक मैट्रिक्स टाइप ऑफ आपका टेबल बनेगा जिसमें आपके दो सेगमेंट हो गए। एक आपका पैरामीटर्स होगा स्मोकिंग, स्मोकिंग की जो हैबिट्स आएंगी कि स्मोकर है, नॉन स्मोकर्स है, एंड द सेकंड इज एसोसिएटेड डिसीज, आप ले सकती है एसोसिएटेड फैक्टर उससे। सो लंग कैंसर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो स्मोकर एंड द पॉजिटिव वन, सो उसका क्या क्राइटेरिया है, स्मोकर एंड नेगेटिव वन उसका क्या क्राइटेरिया है, नॉन स्मोकर और पॉजिटिव का क्या क्राइटेरिया है, नॉन स्मोकर और नेगेटिव का क्या क्राइटेरिया है। सो इस तरीके से यू कैन सी की जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी टेबल है, इट इज बेसिकली सो द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू ऑफ वेरिएबल्स, है ना। नाउ यू मे ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज, ठीक है, और उसको साथ में आप लिख सकते हो। तो ये जो टोटल नंबर यहाँ पे निकल के आएंगे, इसका जो फिर आपका 100 वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। सो इस तरीके से यू में ड्रॉ द और यू में क्रिएट कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आपको इस तरीके से कोई डाटा आपका मिलता है, यू हैव वेरिएबल्स और एक एसोसिएटेड उसका वेरिएबल है, उसके दो एट्रीब्यूट्स आपको मिल रहे हैं, तो यू में ड्रॉ ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। इसके अलावा वी हैव सर्टेन डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ योर फ्रीक्वेंसी टेबल। सो फर्स्ट इज a class interval, second one is a class limit, another one is a class frequency, class mid value, class boundary, class width, magnitude of class interval and class density। ये थोड़े से आपको एक बार देख लेना है कि किस तरीके से हम किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे अगर आपको एक डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है गिवन डाटा की। सो व्हाट इज द क्लास इंटरवल? बेसिकली क्लास इंटरवल व्हेन वी हैव a large number of observations, so we just classify data several groups according to the size of their values, ठीक है। सो जो आप क्लास का इंटरवल बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, दिस इज बेसिकली द क्लास इंटरवल। ये जो वैल्यू है दिस इज बेसिकली द क्लास इंटरवल, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्लास लिमिट, सो जो आपकी अपर और लोअर लिमिट होगी दैट विल बी द क्लास लिमिट, है ना। सपोज यहाँ पे 20 इज ए लोअर लिमिट है, 30 इज ए अपर लिमिट, सो दिस इज बेसिकली क्लास लिमिट, ठीक है। देन क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो नंबर वहां पे पुट कर रहे हैं हम, ये 12 इज ए क्लास फ्रीक्वेंसी दैट बिलोंग्स टू द क्लास इंटरवल 20-30, ठीक है। सो 20-30 को जो ये वैल्यू यहाँ पे बिलोंग्स कर रही है, दिस इज बेसिकली द क्लास फ्रीक्वेंसी।
देन क्लास मिड वैल्यू, जब हम एक इंटरवल वाला जो हमारे पास डाटा होता है, व्हेन वी हैव डाटा दैट इज इन द क्लास इंटरवल, और दैट टाइम वी हैव टू नीड टू कैलकुलेट दिस मीन वैल्यू और एवरेज निकालना होता है. सो उस टाइम वी हैव to calculate the class mid value. So class mid value is basically the lower limit plus upper limit upon 2, है ना. So यहाँ पे lower limit 20 है और upper limit क्या है 30. So 20 plus 30 equal upon 2 equal to 25. So mid value here is 25. Then यहाँ पे 35 आ जाएगी, यहाँ पे 45 आ जाएगी, है ना. So इस तरीके से you can calculate the class mid value. ठीक है. देन क्लास बाउंड्री. क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, जब हमारे पास क्लास इंटरवल में भी दो तरीके से होती है. कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होती है, एक डिसकंटिन्यू क्लास इंटरवल होती है. कंटिन्यू जैसे सपोज आपका 20 to 30 है, देन 30 to 40 है, देन 40 to 50 है. सो हियर दिस इज द कंटिन्यूस. यहाँ 30 देन यहाँ 40. तो यहाँ पे 20 to 30 मीन्स यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएंगी जो 20 से ज़्यादा वाली हैं और 30 से कम वाली हैं. ठीक है, मीन्स यहाँ पे 30 इंक्लूड होगा. ठीक है, यहाँ पे 30 से ज़्यादा वाली और 40 से कम वाली. यहाँ पे 30 इंक्लूड नहीं होगा, 31 होगा. ठीक है, 31 से शुरू हम करेंगे 40 तक, यहाँ पे 40 इंक्लूड होगा. ठीक है, तो कभी कभी ये होती है, कभी कभी इस तरीके से होते हैं हम 20 to 29 देन यहाँ 30 करते हैं. इसको इस तरीके से लिखते हैं 30 to 39 देन 40. सो यहाँ पे आपका क्लियर कट रिपीटेशन नहीं होता है. 20 से 29 की वैल्यू, देन 30 से 39 की वैल्यू, 40 से 40. तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू क्लास इंटरवल. ठीक है. सो जब हमें क्लास की ये मिड वैल्यू निकालनी होती है, क्लास साइज निकालना होता है, या क्लास विड्थ, बेसिकली क्लास विड्थ, तो उस केस में हमें अपर लिमिट प्लस 0.5 और लोअर लिमिट माइनस 0.5 कर देते हैं. तो ये जो वैल्यू है आपकी इस तरीके की वैल्यू में बदल जाती है. ठीक है, अगर हम अपर लिमिट 0.5 करें तो यहाँ पे 20.5 हो जाएगा, और यहाँ पे लोअर लिमिट करेंगे माइनस ये वाले में, सॉरी. ठीक है, तो ये 19 20 प्लस 20.5 से लेके ये 29, सॉरी लोअर लिमिट में हमें माइनस करना है. सो ये अभी आगे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं खाली पेज पे. Here you can see ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है. ठीक है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में 0 to 10. ठीक है, देन 10 to 20. सो फ्रॉम 0 to लेस देन 10. ठीक है, इसमें 0 से लेस देन 10 की वैल्यू आना है. इसमें 10 इंक्लूड होगा, 10 to लेस देन 20. देन 20 to 30 में फ्रॉम 20 to लेस देन 30. देन 30 to 40 में 30 to लेस देन 40. इस तरीके से आपको कंटिन्यूस में वैल्यू को रखना है. ठीक है, डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल में 0 to 9. सो यहाँ पे आपका 0 to हो जाएगा 9, देन 10 to 19, देन आपका 20 to 29. ठीक है, सो इस तरीके से आपका डिसकंटिन्यू चलेगा. सो यहाँ पे तो क्लियर कट है कि 0 से 9 लेना है, 10 to 19 लेना है, 20 to 29 लेना है. क्लास विड्थ में आपका अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री. पहले आप क्लास बाउंड्री बनाओगे. क्लास बाउंड्री बनाने के लिए अपर लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना है, लोअर बाउंड्री में 0.5 माइनस करना है. देन दोनों को आप जब माइनस करोगे तो यू विल गेट ए क्लास बाउंड्री. ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल. ठीक है, ठीक है. सो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास डेंसिटी,
आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्लास विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज बेसिकली द डेंसिटी। तो अभी हम इन सब का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे सब इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। सो दिस इज द टेबल, यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। सो पहला तो हमारा क्लास इंटरवल आपको दिख रहा होगा क्लियर कट, है ना, क्लास इंटरवल है यहाँ पे। सो क्लास इंटरवल यहाँ पे किस तरीके का है, कंटिन्यूस से डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी आपको गिवन रहती है टेबल में, है ना। सबसे पहले हमें क्लास लिमिट लिखना है, तो क्लास लिमिट लोअर लिमिट आपने अलग से लिख दिया एंड अपर लिमिट आपने अलग से लिख दिया, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। यहाँ पे 35 टू ये 39 है, देन यहाँ पे 42, बुक में ही गलत लिखा है 44 है। देन क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री कैसे निकाली है, लोअर लिमिट में हमें क्या करना है 0.1 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.1 प्लस करना है, 0.5 सॉरी। सो ये जो आपकी डिसकंटिन्यू थी ये कंटिन्यू में बदल जाएगी इस तरीके से, हो गया। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं कि लोअर में से हम 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर में 0.5 को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी इस तरीके से ये जो कंटिन्यूस की नहीं थी ये डिसकंटिन्यूस थी, ये कंटिन्यूस बदल जाएगी, ठीक है सर। हाँ जी सर ये कंटिन्यूटी करने का लाइक मतलब क्या है इससे इसमें क्लास, बाउंड्री में कन्वर्ट? इसका क्या है ना कि जब हमें क्लास विड्थ निकालनी होती है, जब हमारा ये अभी तो क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी सेट है, ठीक है 5 का है, बट कभी कभी ये डिस्टर्ब रहती है, तो उस तरीके के जब हमें ये अपर लिमिट और क्लास बाउंड्री एग्जैक्ट पता चलती है, हम उससे फिर इंडिविजुअल क्लास विड्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके। देन क्लास मार्क या क्लास मिड वैल्यू, ठीक है, ये कैसे निकालना है, क्लास मार्क और क्लास मिड वैल्यू, अभी बताया था ना, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री को जोड़ के प्लस डिवाइडेड बाय 2 कर देना है ना। तो 15 प्लस 19 34 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 17 आएगा ना, ये 22, ये 27, ठीक है। अभी आ गया क्लास मार्क या क्लास मिड वैल्यू क्या होती है ना। यस सर। देन आपका क्या है क्लास विड्थ, क्लास विड्थ क्या है आपका 5, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 19.5 माइनस 14.5, दिस इज बेसिकली 5, ये 5 है ना वैल्यू आएगी, ठीक है। सबकी क्लास विड्थ आपकी 5 ही है ना। देन फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी, सो फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी आप कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे हम किससे, क्लास विड्थ से 5 से, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड 5 क्या आ जाएगा 3.6 आ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना आ गया आपको। हेलो, यस सर। है ना? Yes, sir. ये सेकंड वन का जैसे ये क्लास विड्थ कितना 5 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम किसने 34 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.8, है ना। तो ये सब चीजें आपको क्लियर कट हो गई कैसे निकालना है हर एक, है ना। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली जो यहाँ पे वैल्यू आपकी अभी तो 100 है, तो 100 के कंसर्न में ये तो 0.18 होगी ही, है ना। तो जो भी आपका टोटल वैल्यू है उससे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आपको डिवाइड करके आपकी ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 18 डिवाइडेड बाई 100 सो 0.18, 0.34, तो यहाँ तो क्लियर कट यही आ रही है, बट जब ये 100 के अलावा कुछ और होगा तो उसमें ये डिफर करेगी,
है ना, बट बच्चे क्या ये एग्जाम्पल के बेसिस पे पॉइंट लगा के लिख देते हैं। सो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज बेसिकली जो टोटल आपकी फ्रिक्वेंसी है, आपको उसको उससे डिवाइड कर देना है जो आपकी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी को, सो योर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी विल कम। ठीक है, सो इस तरीके से एक आप नो डिस्क्रिप्टिव फ्रिक्वेंसी टेबल्स जो है वो उसको हम क्रिएट करते हैं। ये सब आप कर क्यों रहे हैं, बिकॉज जब हम ये इंटरवल डाटा का आगे यूज करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, मीन के लिए, मोड के लिए, मीडियन के लिए, देन ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको काम में आएंगी, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, इन सब का यूज तभी होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालना बता दिया मैंने। नाउ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली दो टाइप की होगी, लेस देन एक, मोर देन वाला। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अप टू गिवन वैल्यू। ठीक है, और लेस देन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन ए गिवन वैल्यू। सो इसको हम बताएंगे कैसे करते हैं कैलकुलेट। सो सपोज यहाँ पे आपका एक डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दिए हैं। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट आप वैल्यू को ऐसे ही लिख दोगे, 8 को सिंपल लिखोगे 8, देन अगला वाला वैल्यू उसमें ऐड कर दोगे, तो 8 + 12 इक्वल टू 20, देन 20 में अगला वाला हम ऐड करेंगे तो दैट इज 40, देन वी विल ऐड द नेक्स्ट वन इन 40, सो दैट इज बेसिकली 65, then 65 में again we will add the 18, so that is basically 83, then again in case of 83 you will add the 17, so it is come the 100, so ये जो last value it will match with your total one। ठीक है, so this is basically the cumulative frequency less than। now in case of greater than आपको ये वाली वैल्यू पुट करना है जो आपके टोटल की रखी हुई है सबसे फर्स्ट कॉलम में, then you have to minus the first element that is 90, that is 8, so 8 minus 100 is 92, then 92 में से हमें अगेन माइनस करना है कितना आपका, ये कुछ गलत है, 20 माइनस करना पड़ेगा, सॉरी 12 माइनस करना पड़ेगा, सॉरी ये वाला माइनस नहीं, ये करना है 12 माइनस करेंगे, सो अगेन इज 80, देन 80 में से हम माइनस करेंगे सो 20, सो 60, देन अगेन 60 में से क्या माइनस करना हमें 25, so that is 35, then 35 में से माइनस करेंगे 18, so that will be the 17। so इस तरीके से you may calculate the more than frequency cumulative frequency and less than cumulative frequency। so in the time of when you calculate the median value, जब इसमें से हमें कैलकुलेट करना होता है तब हमें ये more than और less than cumulative frequency काम में आती है। ठीक है, so हमें इससे ये डाटा पता चल जाता है कि जो 65 जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 से कम है। इस तरीके से हम इसको डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, कि ऐसे 100 एलिमेंट है जिनकी वैल्यू आपकी 8 या 8 से ज़्यादा है, इस तरीके से भी मैं डिपिक्ट, ठीक है, सॉरी इस वाले इंटरवल से ज़्यादा है, इसको यहाँ से देखना होता है। ठीक है, आ गए समझ में? हेलो, हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये टेबल भी आपको क्लियर हो गया बनाने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी आ गया। सो अभी मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ये वाला आपको सबको बना के रखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो जो मैंने हेड्स यहाँ पे लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब आपको इसमें कैलकुलेट करके निकालना है। सो ये मैं मेल कर दूंगा, आप लोग ये निकाल के अपना एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और भी टेबल्स आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बना सकते हैं। नाउ इस तरीके का डाटा भी आ सकता है फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा, आपको अंडर 30, अंडर 35, अंडर 40, अंडर 45, अंडर 50, इस तरीके से एज ग्रुप लिखे हैं, डायबिटीज के केस लिखे हैं। नाउ यू हैव टू मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल अंडर दीज हेड। आपको क्लास फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्लास लिमिट निकालना है, क्लास बाउंड्री, क्लास विड्थ, क्लास डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये आपको इस तरीके से डाटा दिया होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे पेपर में,
ठीक है। सो यहाँ पे लेस देन 30 है तो यहाँ पे आप अपना एक रेंज 25 to 30 रख सकते हैं, देन 30 to 35 रख देते हैं, देन 35 to 40 रख सकते हैं, 40 to 45 और 45 to 50, एंड देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख के आप सबको अंदर आगे टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट, यू कैन फॉर्म दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेबल इसकी आपकी बन जाएगी। सो टेबुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सो एक बार ये पूरा हो जाएगा, सो आई विल शेयर दिस स्लाइड्स, और इससे रिलेटेड एक लिस्ट भेज देंगे, 2-4 आपके न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें, सो आप वो इसका टेबल फॉर्म करना, ग्राफ फॉर्म करना, वो सब आप कर लेना। ठीक है।